हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हमारा चैप्टर है जिसे हम देखने वाले हैं वो है सिटीज़नशिप। जैसा कि आपको पता है, हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमने देखा था आर्टिकल 1 to 4 जो कि बात करते थे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। डन, वो हमने एकदम ब्रॉडली देखा था, हमने इन डिटेल देखा था। और आई होप आपको वो सारा जो है लेक्चर्स है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ताकि हम उसे रिजॉल्व करेंगे। डन। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसी का नेक्स्ट चैप्टर हमें देखने को मिलता है जो कि है सिटीज़नशिप। अब 1 पार्ट तो हम देख चुके पार्ट 1, तो आज जो होने वाला है सिटीज़नशिप वो हमें देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के अंदर। और इसके जो आर्टिकल्स होने वाले हैं ये आर्टिकल होंगे 4 तक तो देख चुके हम, तो पार्ट 2 के अंदर हमें आर्टिकल देखने को मिलते हैं आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2। तो पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 हमें सिटीज़नशिप देखने को मिलता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सिटीज़नशिप का मीनिंग क्या होता है। तो सिटीज़नशिप को अगर हमको एकदम जनरल टर्म में समझना है अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिटीज़नशिप एक टाइप की रिलेशनशिप होती है ना। रिलेशन होते हैं बिटवीन द स्टेट एंड देयर सिटीज़न, है ना। और ये कैसा रिलेशनशिप है, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसके अंदर दोनों जो प्लेयर हैं यानी कि एक स्टेट और एक इंडिविजुअल और सिटीज़न, दोनों के बीच में क्या होता है, कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोनों की, कुछ राइट्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें, सिटीज़न है, इंडियन सिटीज़न है, तो इंडियन सिटीज़न जो है ना उसके सर्टेन राइट्स होंगे और वो राइट्स को प्रोवाइड कराना, है ना, उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिलती है। ऑन द अदर हैंड सिटीजन्स की सर्टेन ड्यूटीज़ देखने को मिलती है टुवार्ड्स द स्टेट। और ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इसी रिलेशनशिप को हम बोल सकते हैं सिटीजनशिप। डन। तो एक बेसिक आइडिया आपको आ गया सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, राइट। ओके, तो अब चलते हैं हम आगे। एक बेसिक आइडिया आना ज़रूरी है कि सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम भी एक सिटीज़न ही है। किसके सिटीज़न हैं हम? इंडियन स्टेट के, यानी कि इंडिया के सिटीज़न हैं। डन। अब क्या होता है, क्या क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं, राइट्स होते हैं, वो हम आने वाले फर्दर लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। डन। तो सबसे पहले हम बात करें कि लोग जो देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर, तो पीपल इन द इंडिया, 2 कैटेगरी के पीपल्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं जो होते हैं हमारे कौन, सिटीजन्स देखने को मिलते हैं। डन। और दूसरे जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे एलियंस होते हैं, है ना। तो सिटीजन्स कौन होते हैं, जो जिनके पास क्या है, इंडिया की सिटीजनशिप है। एलियंस कौन से होते हैं, जो इंडिया में हैं पर उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है। फॉर एग्जांपल ये एलियंस कौन हो सकते हैं, तो ये बाहर से आए टूरिस्ट हो सकते हैं, है ना, बाहर से आया कोई बिजनेसमैन हो सकता है, बाहर से आया कोई इन्वेस्टर्स हो सकता है ना, बाहर से आया कोई टीचर हो सकता है, कोई सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई डिप्लोमेट हो सकता है। तो वो लोग इंडिया के अंदर हैं बट इंडिया के सिटीजन्स नहीं है। तो वो जो सिटीजन्स नहीं हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एलियंस बोलेंगे। और सिटीजन्स हैं वो तो सिटीजन हैं ही। डन। अब ये सिटीजन जो होते हैं वो क्यों सिटीज़न है और कोई बेनिफिट है क्या इसके, तो हमने आगे डिस्कस कर चुके ब्रीफ के अंदर कि भाई रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, राइट्स होते हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है स्टेट के द्वारा सिटीजन्स के। तो ये एक क्या है, रिलेशनशिप हम देख चुके हैं। अब एक्चुअली देखा जाए आपने तो सिटीज़न जो है ना वो किसी एक कंट्री का सिटीज़न है। मैं किसी एक कंट्री का सिटीज़न हूँ, तो मैं हूँ तो उससे मेरे को कोई बेनिफिट होने वाले हैं। हाँ, तो बेनिफिट क्या होने वाले हैं कि जितने भी सिविल हैं, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल, सोशल राइट्स हैं, वो मेरे को प्रोवाइड कराए जाएंगे स्टेट के द्वारा। फॉर एग्जांपल सिविल राइट्स की बात करें हम, तो सिविल राइट्स क्या होते हैं, सिविलियंस को जो राइट्स देने चाहिए, जैसे गुड हेल्थ, है ना, क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, है ना, पीसफुल और अपने बोल सकते हैं कि क्लीन एनवायरनमेंट हो गया, है ना, स्ट्रीट लाइट हो गई, साथ ही फ्रेश और हेल्दी वाटर हो गया, है ना। तो ये क्या है, सिविल एमिनिटीज़ है, यानी कि सिविल राइट्स है जो स्टेट को प्रोवाइड कराना है, स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है। साथ ही पॉलिटिकल राइट की बात करूँ तो राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, है ना, राइट टू आस्क द क्वेश्चंस, राइट टू पार्टिसिपेट इनटू द डिबेट डिस्कशन रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, है ना। तो ये क्या है, सारे पॉलिटिकल राइट्स हैं। तो सिटीज़न जो होता है ना उसको क्या चीज़ें दी जाती है स्टेट के अंदर, तो उसको सारे सिविल हो गए, पॉलिटिकल हो गए, सोशल हो गए, इकोनॉमिकल राइट्स सारे दिए जाते हैं स्टेट के द्वारा। और स्टेट अगर नहीं भी देगा तो स्टेट को इंश्योर करना है कि ये सारे राइट्स जो है ना उसके सिटीजन्स को प्रोवाइड कराए जाएँ। तो एक उनको क्या मिलते हैं, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल राइट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ क्या देखने को मिलते हैं, ड्यूटीज़ की बात करें। अब ये तो राइट्स हो गए हमारे, अब ड्यूटीज़ की बात करें तो क्या है,
वी ओज टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी ओज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें क्या है, फेथ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हम रिस्पेक्ट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये हमारी क्या है, ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो ये सिटीजन्स के लिए हो गया कि भाई उसको सर्टेन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसकी सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है स्टेट के द्वारा। ऑन द अदर हैंड जो सिटीज़न है वो स्टेट जो है उनको क्या करता है, सिटीज़न जो है वो स्टेट के टुवर्ड्स क्या करना है, उसको उसके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फेथ होना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके नेशनल आइडियल्स है जैसे कि नेशनल एंथम हो गया, नेशनल फ्लैग हो गया, है ना, नेशनल सॉन्ग हो गया, इनकी रिस्पेक्ट करना, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है उनकी रिस्पेक्ट करना, उनका कंजर्व करना, नेचुरल एनवायरनमेंट, फ्लोरा फोना, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करना। तो ये सारी हमारी ड्यूटीज़ है टुवर्ड द स्टेट। तो ये दोनों के बीच में क्या हुआ, एक मैं बोल सकता हूँ रिलेशन हो गया दोनों के बीच में, स्टेट और सिटीजन्स के बीच में। तो सिटीजन्स के लिए ये चीज़ें लागू होती हैं। साथ ही साथ बात करते हैं हम एलियंस की बात करते हैं। तो एलियंस हमने देखा कि जो नॉन सिटीज़न है पर इंडिया के अंदर है वो एलियंस है। एलियन दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रेंडली एलियन और एक होता है एनिमी एलियन। अब एनिमी एलियंस का मतलब क्या होता है, तो एनिमी एलियंस का मतलब होता है कि ऐसे यानी ऐसे देश के नागरिक जो कि बाहर के, यानी कि ऐसे फॉरेनर्स में बोलूँगा जिनके साथ इंडिया करंटली वॉर में है। वॉर में है इन द सेंस हमने वॉर डिक्लेयर किया, उन्होंने वॉर डिक्लेयर किए और दोनों के बीच में वॉर चल रही है कंट्रीज़ के बीच में। तो उनके जो सिटीजन्स हो गए ना उनको एनिमी एलियंस बोलेंगे। जबकि ऐसे सिटीजन्स जो फॉरेनर्स हैं पर ऐसी कंट्री के सिटीज़न हैं जो कि क्या है, इंडिया के साथ उनके पीसफुल रिलेशन है, पीसफुल बायलैटरल मल्टीलेटरल रिलेशन है, तो उनको हम बोलेंगे फ्रेंडली एलियन। डन। तो फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। अब दोनों में डिफरेंस होता क्या है, जनरली उनके प्रोटेक्शंस के लिए सर्टेन चीज़ें होती है। जैसे कि फ्रेंडली एलियन है उनको सारे राइट्स दिए जाते हैं एक्सेप्ट सर्टेन राइट है, जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए। अदर देन सारे जो राइट्स हैं वो इन फ्रेंडली एलियंस को दिए जाते हैं। जबकि हम एनिमी एलियंस की बात करें तो इनको सारे राइट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते। फॉर एग्जांपल अगर इन पे कोई सस्पिशन होता है तो इनको इजीली डिटेन किया जा सकता है ना, इनको प्रिवेंटिव डिटेंशंस में रखा जा सकता है। डन। इनके हम बोल सकते हैं राइट टू प्रॉपर्टीज़ है ना, राइट टू प्रॉपर्टी उसके लिए इनको अलाउ नहीं होता है। और ऐसे सर्टेन राइट्स होते हैं जिनके लिए इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है ना। क्यों? क्योंकि ये एनिमी एलियन है। कोई भी ऐसी कॉन्स्पिरेंसी कर सकते हैं ना, हो सकता है अभी फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान के साथ वॉर में, पाकिस्तान का सिटीजन्स को यहाँ पे हैं, तो हो सकता है ना ये सिटीजन कोई ना कोई ऐसी कॉन्स्पिरेंसी करे जिससे हमारे इंडिया की सिक्योरिटी सोवरेनिटी को थ्रेट हो, है ना। कोई ऐसी स्पाई की तरह हमारी कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस की इन्फॉर्मेशन है, वो पाकिस्तान को दे रहा है बैक एंड से, तो हम इसकी रक्षा क्यों करें, हम इसको प्रोटेक्ट क्यों करें, जबकि ये तो हमारे लिए थ्रेट भी हो सकता है क्योंकि इसकी कंट्री के साथ हम वॉर पे हैं, है ना। तो उनको बोलते हैं एनिमी एलियन, उनके जो सर्टेन राइट्स है वो कब कर दिए जाते हैं। डन। तो समझ में आया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एलियंस, फ्रेंडली, एनिमी, सिटीजन्स तो उसके सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं और सर्टेन ऑब्लिगेशन होती है टुवर्ड्स स्टेट के। डन। अब देखते हैं हम कौन से स्पेसिफिक राइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही प्रोवाइड किए जाते हैं। अब सिटीजनशिप हमने देखा क्या होती है, यानी सिटीजन्स होते हैं इंडिया के अंदर जो लोग हैं, दो टाइप के सिटीजन्स और एलियन। एलियन में हमने देखा कि कौन होते हैं फ्रेंडली, कौन होते हैं एनिमी एलियन। फिर इनके राइट्स क्या होते हैं, सो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और साथ साथ में कुछ ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, है ना, वो भी देखे हमने। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वैसे तो हम जो नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अंदर 12 to 35 आर्टिकल्स, उसके अंदर जितने भी राइट्स हैं ना वो तो सिटीजन्स को हैं ही हमारे, पर कुछ स्पेसिफिक राइट हैं, 5 राइट्स है टोटल मिला के, वो सिर्फ और सिर्फ किन के लिए, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए, वो फॉरेनर्स के लिए नहीं। अब वो चाहे फ्रेंडली एलियन हो, है ना, या कौन हो, एनिमी एलियन हो, वो उसको नहीं दिए जाएंगे, वो स्पेसिफिकली सिटीज़न ऑफ इंडिया के लिए ही है। वो कौन कौन से आर्टिकल है, सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 15 की, है ना। अब ये आर्टिकल 15 कौन सा है, इसका मतलब क्या है, तो आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में हम देखने वाले डिटेल के अंदर। तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। तो ये क्या राइट जो है ना वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। और ये क्राइटेरिया कौन से, रिलीजन है यानी कि धर्म, रेस यानी वो कैसा दिखता है, उसका कलर कैसा है, कास्ट क्या है उसकी, है ना, उसका सेक्स क्या है यानी वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है क्या है, और प्लेस ऑफ बर्थ वो किस जगह पे पैदा हुआ है। तो ये जो राइट है स्पेसिफिकली अवेलेबल है किसके लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। वैसे राइट आर्टिकल 16 की बात करते हैं हम, है ना। आर्टिकल 16 तो वो क्या बोलता है,
पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉरेनर्स के लिए नहीं है। तो आर्टिकल 16 इसी के लिए बात करते हैं। आर्टिकल 9 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल राइट बोल सकते हैं हमने। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के अंदर क्या होता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, असेंबली हो गया, एसोसिएशन हो गया, मूवमेंट हो गया, रेजिडेंस हो गया, प्रोफेशन प्रैक्टिस करना है कोई भी, तो ये सब स्पेसिफिकली हमारे इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। आर्टिकल 90 कुछ भी चाहे वो बोल नहीं सकता ना, कुछ भी चाहे कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी जो क्या कर रही है? कॉम्युनल हार्मनी को तोड़ रही है ना, हमारी सोवरेनिटी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो ऐसी चीज़ें अलाउ तो नहीं करेंगे ना हम फॉरेनर्स को बोलने के लिए। तो आर्टिकल 19 में सिर्फ इंडियन सिटीजन। आर्टिकल 29 एंड 30 की बात करते हुए कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स की बात करते हैं। सर्टेन माइनॉरिटीज़ हैं, यानी वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटीज़ को फ्रीडम है, उनके राइट्स हैं टू एस्टेब्लाइज द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के अंदर सिर्फ पर्टिकुलर माइनॉरिटी के रिलेटेड एजुकेशन देना, उनके कल्चर को फॉलो करवाना, वो सारी चीज़ें उनको कन्फर की गई है। तो ये राइट्स भी है ना सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए। आउटसाइडर आएगा वो माइनॉरिटी में इंटरफेयर करेगा तो ये चीज़ें अलाउ नहीं है। तो आर्टिकल 29 और 30 भी इसी की बात करते हैं, कल्चर एंड एजुकेशन। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें जो स्पेसिफिकली हमको देखने को मिलती हैं हमारे सिटीजन्स के लिए, जैसे राइट टू वोट इन द इलेक्शंस। ऑफकोर्स हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स को ही अलाउ है राइट टू वोट करना, है ना, अंडर आर्टिकल 326 देखेंगे हम। 324 जो बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 326 हो गया, काइंड ऑफ राइट टू वोट की बात करता है। ये भी हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके, ठीक है। अब राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस ऑफ फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हम बोल सकते हैं, यानी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस के लिए कंटेस्ट करना वो भी सिर्फ सिटीजन्स को ही राइट है ना। सर्टेन पब्लिक ऑफिस है जैसे कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, है ना। ये सर्टेन जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए ओपन है, नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है। अब ये सिटीजन्स में भी देखेंगे आपकी ये जो पोस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीज़न बाय बर्थ के लिए ही ओपन नहीं है। अगर सिटीज़न बाय नेचुरलाइजेशंस भी अगर कोई बनता है सिटीज़न इंडिया का तो उसके लिए भी ओपन है। अनलाइक यूएसए के अंदर अगर आपका बर्थ होता है यूएसए के अंदर तो ही आप यूएसए के प्रेसिडेंट बन सकते हो। अगर आपने सिटीजनशिप ली है बाय नेचुरलाइजेशन तो भी आप है ना होल्ड नहीं कर सकते प्रेसिडेंट की ऑफिस। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में आप या तो बर्थ से या बाय नेचुरलाइजेशन भी अगर आप सिटीजन बने हो तो आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसको होल्ड कर सकते हो। डन। साथ ही साथ हो गया, इसके अलावा बात करें तो सिटीज़न जो है ना उनको सर्टेन ड्यूटीज़ भी फॉलो करनी होती है, जैसा हमने बात किया है। हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर जो होगा डीपीएसपी के बाद का चैप्टर जो होगा, अभी फंडामेंटल सिटीजनशिप चल रहा है, इसके बाद फंडामेंटल राइट, फिर डीपीएसपी, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो उसमें आप सर्टेन ड्यूटीज़ देखेंगे तो ये सिटीजन्स के लिए स्पेसिफिक ड्यूटी है, वो हम उस समय डिस्कशन करेंगे। तो सिटीजन्स के लिए स्पेसिफिक ड्यूटीज़ देखने को मिलती है, जैसे राइट टू पे टैक्स हो गया, रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, है ना, डिफेंडिंग द कंट्री जब रिक्वायरमेंट हो तब। तो ये सारी ड्यूटीज़ भी है जो सिटीजन्स को क्या करनी होती है, फॉलो करनी पड़े। तो आपसे पूछे कि विच आर द फंडामेंटल राइट्स स्पेसिफिकली अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 29, आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये 5 राइट्स से स्पेसिफिकली अवेलेबल है किसको, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को। बाकी सारे फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। डन, क्लियर, ठीक है। चलो अब आगे हम बात करते हैं एक्चुअली इसके, देखेंगे प्रोविज़न कहाँ है। तो हमने जैसा कि बात किया आगे भी कि आर्टिकल जो है हमारा 5 to 11 है ना, आर्टिकल 5 to 11 हमें देखने को मिलता है, जो कि बात करता है किसकी, सिटीजनशिप की बात करता है। पार्ट 2 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो पार्ट 2 और आर्टिकल 5 to 11, यानी विद इन द पार्ट 2 देयर आर आर्टिकल 5 to 11 विच टॉक्स अबाउट द प्रोविज़न और रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। डन। बट अब संविधान के अंदर क्या सारी चीज़ें मेंशन है कि भाई कौन सिटीज़न बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कैसे एक्वायर किया जा सकता है सिटीज़नशिप, कैसे टर्मिनेट हो जाएगा आपका सिटीज़नशिप। तो ये सारी चीज़ें डिटेल के अंदर और परमानेंट बेस पे संविधान के अंदर मेंशन नहीं की गई है ना। तो ये चीज़ें क्या हैं कि डिटेल में मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या मेंशन है फिर, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ इतना मेंशन है कि हु ऑल आर द सिटीज़न ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट, यानी कि जनवरी 26, 1950 के अंदर कौन थे सिटीज़न ऑफ इंडिया, बस यही मेंशन किया गया आर्टिकल 5 के अंदर देखने को मिलता है। बस संविधान के अंदर इतना ही मेंशन है आर्टिकल 5 के अंदर कि हु ऑल आर द सिटीज़न ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट, एट इट्स
कमेंसमेंट और कब हुआ था कमेंसमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का? 26 जनवरी 1950 के आर्टिकल 5 के अंदर ये बोला गया है। बाकी है ना सारी जो पावर है वो किसको दी गई है? तो संविधान ने सारी पावर जो है ना वो पार्लियामेंट को दी है अंडर आर्टिकल 11। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 11 द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ लॉ फॉर प्रोवाइड फॉर सच अ मैटर एंड एनी अदर मैटर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। यानी अंडर आर्टिकल 11 पार्लियामेंट के हाथ में पावर है ऐसे लॉज रूल्स रेगुलेशन लेके आना जो सिटीजनशिप मैटर के अंदर डील करेंगे सारी चीज़ों। तो ये आर्टिकल 11। तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि हु आर द सिटीज़न ऑफ इंडिया ऑन इट्स कमेंसमेंट, यानी 26 जनवरी 1950 के अंदर कौन थे सिटीज़न। साथ ही साथ आर्टिकल 11 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है सिटीजनशिप मैटर को रेगुलेट करने के लिए। तो इसी पावर के तहत पार्लियामेंट क्या करती है 1955 के अंदर एक एक्ट लेके आती है, लॉ लेके आती है जिसको हम बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। उसके प्रोविज़न हम देखेंगे आगे डिटेल के अंदर। डन। अब बात करते हैं साथ ही साथ हम दूसरे आर्टिकल्स भी देख लें, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हो रहा है लास्ट 2 ईयर्स के आप पेपर देखेंगे ना तो यूपीएससी फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रही है। और हम जानते हैं रिसेंटली क्या हुआ 2024 के अंदर है ना रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया गया 2019 का जो अमेंडमेंट किया इसी एक्ट को, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स और गाइडलाइंस अभी रिसेंटली क्या की गई कन्फर की गई और अभी सिटीजनशिप देना चालू है कंट्री में। तो इस साल भी क्या ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए क्या यूपीएससी कई बार क्या करती है फैक्ट्स पे भी अब फोकस करने लगी लास्ट 2 to 3 ईयर्स से। तो फैक्ट्स भी हमें जानने होंगे। तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि हु आर द सिटीज़न ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट। आर्टिकल 6 क्या बोलता है कि वो राइट्स की बात करता है सर्टेन सिटीजन्स की जो कि क्या हुए पाकिस्तान से इंडिया आ गए है ना। पाकिस्तान जब बाइफर्केशन हुआ 1947 में तो कुछ सिटीजन्स थे जो क्या हुए इंडिया से पाकिस्तान में गए और कुछ पाकिस्तान से इंडिया में चले गए है ना, 2 चीज़। तो आर्टिकल 6 स्पेसिफिकली किन के लिए बात करता है जो माइग्रेट हुए इंडिया में, कहाँ से? पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से इंडिया के अंदर सर्टेन माइग्रेंट होते हैं, लोग माइग्रेंट होके आते हैं, तो उनके राइट्स की बात की गई है। अब देखो जो 19 जुलाई 1948 के पहले आए थे उनको तो डायरेक्टली सिटीजनशिप दे दी जाएगी, डन। बट जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं उनको क्या रजिस्टर करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास से, और उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको गवर्नमेंट रिव्यू करेगी और फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि उनको सिटीजनशिप देनी है कि नहीं देनी है, डन। और इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी होती है सिटीजनशिप के लिए? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखने को मिलती है, राइट। तो आर्टिकल 6 क्या बोलता है सर्टेन राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ द पर्सन हु आर माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। और इसकी भी एक डेडलाइन है, वो डेडलाइन क्या है 19 जुलाई देखने को मिलती है, 19 जुलाई 1948 देखने को मिलती है। उससे पहले आया तो डायरेक्ट सिटीजनशिप, उसके बाद आते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, डन। अब आर्टिकल 7 क्या बात करता है हमारा? तो आर्टिकल 7 उसका ही रिवर्स है कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए उनके सिटीजनशिप के राइट का क्या, तो वो आर्टिकल 7 के अंदर दिया गया है। तो पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान या टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया उनकी बात की गई। तो उनके लिए जो डेडलाइन है ना वो है 1 मार्च 1947। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में इंडिया से पाकिस्तान में चले गए आफ्टर 1 मार्च 1947 तो यू आर नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 1 मार्च 1947 जो है उसके बाद गए हो पाकिस्तान में तो आप इंडिया के सिटीजनशिप नहीं हो, डन। तो आर्टिकल 7 ये बात करता है। आर्टिकल 8 क्या बात करता है? तो आर्टिकल 8 की बात करें ना तो सर्टेन पर्सन जो है ना जो कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है वो भी हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे अंदर। तो उनके सर्टेन राइट्स की बात करता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इन ब्रीफ में बताऊं तो क्या होते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं है ना जिनके दादा परदादा जो है ना फ़ॉरेन में जाके बस गए और अभी की उनकी जो जनरेशन है उनका जो बर्थ है वो फॉरेन नेशन में हुआ है, यानी कि वो सिटीज़न वहाँ के, पर उनका ओरिजिन जो है वो कहीं ना कहीं उनके पूर्वज जो है उनके लिंकेज जो है वो इंडिया से है। तो उनको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो उनको भी हम क्या करते हैं सर्टेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो लोग जो है ना उनको कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की फीलिंग होती है इंडिया के लिए, क्योंकि उनके पूर्वज हो गए उनके एंसेस्टर जो है ना वो बिलोंग करते थे इंडिया को। तो ये लोग एक सॉफ्ट पावर का काम करते हैं, वो हम देखेंगे डिटेल में किस तरीके से, है ना। तो उनके राइट्स की बात करता है आर्टिकल 8। ठीक है, तो जो PIOs हैं उनके जो राइट्स हैं उनकी बात करता है आर्टिकल 8। इसके लिए हमारा PIO स्कीम भी आई थी 2002 के अंदर, फिर जिसको क्या किया गया OCI के साथ मर्ज किया गया 2015 के अंदर, वो भी देखेंगे हम आगे सब्सिक्वेंटली। तो आर्टिकल 8 किसकी बात करता है? PIOs के राइट्स की बात करता है। आर्टिकल 9 स्पेसिफिकली किसकी बात करता है?
तो इफ़ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हो गया इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस, अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपकी सिटीजनशिप जो है इस कंट्री की वो क्या होगी, रिनाउंस कर दी जाएगी, यानी टर्मिनेट कर दी जाएगी। समझ रहे हैं? तो आर्टिकल 9 उसकी बात करता है। और जो आर्टिकल 10 है वो बात करता है कंटिन्यूएशन ऑफ अ राइट ऑफ अ सिटीजनशिप। आप एक बार सिटीजन्स बन गए तो आपको कंटिन्यू रखा जाएगा अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट नॉट सेटिस्फाई, है ना, और पार्लियामेंट सेटिस्फाई, और है ना, तो पार्लियामेंट को जब तक नहीं लगता है और गवर्नमेंट को नहीं लगता तब तक आपकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रखी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार सिटीजनशिप ले ली तो फिर आपकी कभी टर्मिनेट ही नहीं होगी। नहीं, आप ऐसे एक्ट तो करके दिखाओ, कोई ऐसा एक्ट करो जो सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री के लिए थ्रेट हो, सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो। आप कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, नेशनल फ्लैग एंथम को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, हाई ऑर्डर ऑफ आपको रिस्पेक्ट नहीं है कंट्री के जो आइडियल्स हैं उनकी, तो आपकी डिनाई की जा सकती है सिटीजनशिप, वो पार्लियामेंट और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, तो आर्टिकल 10 ये बात करता हूँ। आर्टिकल 5 कमेंसमेंट पे कौन थे सिटीजन। 6 पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए उनके सिटीजनशिप के राइट्स की बात है। 7 जो इंडिया से पाकिस्तान गए। 8 PIOs के राइट्स की बात है। 9 रिनाउंस किया आपने, अगर आपने सिटीजनशिप ले ली दूसरी कंट्री की तो यहाँ की सिटीजनशिप गई। आर्टिकल 10 सिटीजनशिप कंटिन्यू रहने वाली है। डन, तो इसकी बात करता है। ये कुछ प्रोविजंस है जो आपको याद रखने हैं कि आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमने देखा था अंडर आर्टिकल 5, ये रहा ऊपर ही देखा है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 के तहत क्या था, आर्टिकल 5 के तहत पार्लियामेंट को पावर दी गई थी कि आप रेगुलेट करो सिटीजनशिप को, तो वही पार्लियामेंट उसी पावर का यूज़ करके एक्ट लेके आई 1955 के अंदर जिसको बोला गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, या बोलूँगा मैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। फर्स्ट टाइम था ना, अमेंडमेंट नहीं थी। तो अब इसने क्या किया, अब ये सिटीजनशिप के अंदर आपको डिटेल में देखने को मिलती है कि हाउ टू एक्वायर द सिटीजनशिप, हाउ टू लॉस द सिटीजनशिप। तो ये एक्ट के अंदर हमको देखने को मिलता है कि 5 तरीके मेंशन किए गए सिटीजनशिप एक्वायर करने के और 3 तरीके मेंशन किए गए सिटीजनशिप को लॉस करने के। डन, इसको सब्सिक्वेंटली अमेंड भी किया गया था, है ना, 2003 के अंदर। 2019 जो है रिसेंट अमेंडमेंट देखने को मिलता है, लेटेस्ट अमेंडमेंट, है ना, तो वो चीज़ें भी देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले किसकी, कि भाई सिटीजनशिप को एक्वायर कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या, ये एक्ट के अंदर 5 तरीके बताए गए हैं कि देयर आर 5 वेज हो गया टू एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। पहला तरीका है बाय बर्थ। अब बाय बर्थ के अंदर क्या, अगर शुरुआत करेंगे हम 1950s 26 जनवरी 1950 की बात करें तो तब कैसे प्रोविज़न थे बाय बर्थ का, कि अगर आपका बर्थ इंडिया के अंदर हुआ है, यानी जस्ट सोली का कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते थे। किसका, जस्ट सोली का कॉन्सेप्ट। जस्ट सोली का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जस्ट सोली का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि लॉ ऑफ द सॉइल। अगर आपका जन्म इंडिया की सॉइल पे हुआ है तो यू आर द सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो 1950s जब 50s स्टार्टिंग के अंदर बात करें तो क्या है, ये प्रोविज़न थे कि 1950 से लेके 87 तक, अब जब तक इसको अमेंड नहीं किया गया इस एक्ट को, तो 50 से लेके 1987 तक यही अमेंडमेंट था कि आपका बर्थ हुआ है इंडिया की सॉइल पे तो यू आर द सिटीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1950 से लेके 1987 तक यही प्रोविज़न था कि आपका सिर्फ बर्थ होना चाहिए इंडियन सॉइल पे तो यू आर द सिटीज़न ऑफ इंडिया। फिर 1987 के अंदर इसको अमेंड किया जाता है, जुलाई 1987 के अंदर एक और क्लॉज ऐड किया जाता है कि आपका बर्थ होना चाहिए और साथ ही साथ एदर ऑफ योर पेरेंट्स शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया एट अ टाइम ऑफ योर बर्थ। यानी जब आपका जन्म हुआ, पहले क्या था 1950 से लेके 87 तक एक ही क्लॉज थे कि भाई आपका जन्म होना चाहिए इंडिया की सॉइल पे, जस्ट सोली का कॉन्सेप्ट फॉलो करते थे हम, तो आप सिटीज़न ऑफ इंडिया के। फिर 87 के अंदर अमेंडमेंट करके क्या ऐड किया गया कि आपका इंडिया की सॉइल पे यानी इंडियन टेरिटरी पे जन्म होना चाहिए, साथ ही साथ कोई भी एक पेरेंट्स आपका, या तो मदर या तो फादर, वो इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए आपके जन्म के दौरान। तो 87 में अमेंड करके ये क्लॉज ऐड किया गया। फिर 2004 के अंदर वापस अमेंड किया, 2003 2004 के अंदर 2000 यानी 2003 और 4 के अंदर अगेन अमेंड किया और एक और क्लॉज ऐड किया कि आपका इधर जन्म होना चाहिए, वन ऑफ योर पेरेंट्स हो गया या एदर ऑफ योर पेरेंट्स हो गया शुड बी ए इंडियन सिटीज़न एंड अदर वन शुड नॉट बी ए इलीगल माइग्रेंट। मतलब आपका जन्म यहाँ होना चाहिए, कोई भी एक पेरेंट्स आपके क्या होने चाहिए, एटलीस्ट कोई भी एक पेरेंट्स आपके इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए और दूसरा पेरेंट्स जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, है ना, तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी बाय द मीन्स ऑफ बर्थ। समझ में आया। तो फाइनल क्या कंक्लूजन देखने को मिलता है 2003 और 4 का जो अमेंड किया गया था ये सिटीजनशिप एक्ट 19 के, यू बॉर्न ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया,
एदर ऑफ योर पेरेंट्स हो गया इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अनदर इज़ नॉट इलीगल माइग्रेंट, देन यू विल बी ग्रांटेड द सिटीजनशिप बाय द मीन्स ऑफ बर्थ। ठीक है, पहला समझ में आ गया। तो आपका जन्म होना चाहिए इंडिया की सोइल पे, एदर ऑफ योर पेरेंट्स जो है ना शुड बी इंडियन सिटीजन, और दूसरे जो पेरेंट्स हैं वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। तो आपको क्या मिल जाएगी, बर्थ के थ्रू सिटीजनशिप मिल जाएगी। डन। अब साथ ही साथ क्या, अगर फॉरेन डिप्लोमेट्स है जो हमारे यहाँ पे जो उनकी एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स के अंदर पोस्टेड है, तो उनके जो बच्चे होंगे है ना, वो उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी बाय बर्थ, क्योंकि वो तो यहाँ पे पोस्टेड होंगे तो उनका परिवार तो होगा, यहाँ पे फैमिलीज़ होगी। इसका मतलब ये नहीं कि उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, है ना। तो उनको सिटीजनशिप क्या होगी, कन्फर्म नहीं कराई जाएगी। दूसरा आता है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट के अंदर क्या होता है, तो बाय डिसेंट की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, हम जस्ट सैंग्विन्स का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, यानी कि लॉ ऑफ द ब्लड का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। इसमें कैसा है कि वन ऑफ योर पेरेंट्स इज़ इंडियन, यानी कि उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, कोई भी एक पेरेंट्स के पास, और चाइल्ड अगर बॉर्न होता है दूसरी कंट्री में, ठीक है, होता क्या है, सपोज़ आप और आपकी फैमिली है, बराबर, आप और आपकी क्या है, वाइफ है या हस्बैंड है, जो भी है, आप सिटीज़न हो इंडिया के, अब आप फ्लाई कर रहे हो दूसरी कंट्री के अंदर, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से गए हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से गए और वहाँ पे किसी बच्चे का जन्म होता है आपके, तो बच्चे का जन्म हुआ फॉरेन सॉइल के ऊपर, बट आप पेरेंट्स हो इंडियन सिटीज़न, बराबर। तो अब आपका जो बच्चा है वो कौन सा उसकी सिटीजनशिप क्या होगी, इंडियन सिटीजनशिप होगी या फॉरेन सिटीजनशिप होगी। फॉर एग्जांपल हम बात करें यूएसए की बात करें, तो यूएसए जो है वो जस्ट सोली का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, यानी कि लॉ ऑफ द सोइल, उसकी सोइल के ऊपर जिसका भी जन्म हुआ वो यूएस का सिटीजन बन जाएगा। ठीक है, बट विद द सेम टाइम क्या हुआ कि वो बच्चा जो है वो आपसे बिलोंग करता है और आप सिटीज़न ऑफ इंडिया हो, है ना। तो क्या करेंगे उस केस में, क्या होगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे की सिटीजनशिप जो है वो इंडियन ही रहे, तो आपको विद इन 1 ईयर क्या करना होगा, इंडियन एम्बेसी होगी यूएस में, तो वहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि ये हमारा चाइल्ड है और हम सिटीज़न हैं इंडिया के, तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो आपके बच्चे की जो सिटीजनशिप है वो इंडियन सिटीजनशिप ही रहने वाली है। ठीक है, 1 ईयर के अंदर। साथ ही साथ हो गया, अगर सपोज़ टर्मिनेट हो जाए, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, उसकी सिटीजनशिप चली गई बच्चे की, अब क्या होता है कि वो 18 ईयर्स तक होगा ना, 18 ईयर्स तक होगा, 18 ईयर का हो जाएगा ना, उसके बाद उसको 6 मंथ मिलेंगे, क्योंकि 18 ईयर्स को एडल्ट कंसिडर कर लिया जाता है। तो 18 मंथ का बच्चा हो गया तो अब जो है ना वो एडल्ट है, यानी कि उसके पास क्या है, कॉन्साइंस है, उसके पास माइंड है, तो वो डिसाइड कर सकता है विद इन 6 मंथ के उसको इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है कि यूएसए की लेनी है। अगर 6 मंथ के अंदर उसने डिसाइड नहीं किया तो इंडिया की सिटीजनशिप उसकी टर्मिनेट हो जाएगी और यूएसए का सिटीजन हो जाएगा वो। समझ रहे क्या है। तो भाई डिसेंट क्या हो रहा है, डिसेंट के अंदर हम जस्ट सैंग्विन्स का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, यानी कि लॉ ऑफ द ब्लड। उसके अंदर क्या होता है कि वन ऑफ योर पेरेंट्स इज़ इंडियन, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप है वन ऑफ योर पेरेंट्स के पास, और आपका जो चाइल्ड है वो फॉरेन सॉइल के ऊपर बर्थ हुआ है। तो अगर सिटीजनशिप चाहिए तो विद इन द 1 ईयर क्या करना पड़ेगा आपको, हमारी जो एम्बेसी ऑफ फॉरेन स्टेट के अंदर होगी वहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। डन, विद इन द 1 ईयर आपने रजिस्टर करवा दिया तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी बच्चे को। बट अब दूसरा केस क्या बोलता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने क्या की, रिनाउंस कर दी अपनी सिटीजनशिप। तो पेरेंट्स ने जैसे ही रिनाउंस करी ना अपनी सिटीजनशिप, तो उनका जो भी माइनर चाइल्ड होगा ना उसको भी क्या कर दिया जाएगा, उसकी भी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिनाउंस हो जाएगी। बट कब तक, 18 साल तक। 18 साल के बाद वो चाहे तो अपनी सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप वापस विजिट कर सकता है, यानी रीगेन कर सकता है। ठीक है, तो अगर माइनर चाइल्ड है, सिटीजनशिप अगर पेरेंट्स ने अपनी रिनाउंस कर दी तो माइनर चाइल्ड की भी सिटीजनशिप चली जाएगी, और वो 18 का होता है तो उसके पास वापस चांस होता है कि वो अप्लाई कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए और उसको मिलेगी उस समय। तो बाय डिसेंट का मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ द ब्लड, यानी आप ब्लड से बिलोंग करते हो इंडिया को, आपके पेरेंट्स जो है ना वो यहाँ के थे, है ना, पर आपका जन्म फॉरेन में हुआ तो 1 साल के अंदर आप रजिस्टर करो, फॉरेन एम्बेसी के अंदर आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो बाय बर्थ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जस्ट सोली का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, और बाय डिसेंट के अंदर जस्ट सैंग्विन का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। डन। अब तीसरी मेथड है बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। रजिस्टर का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल से हम समझे कि सपोज़ आपकी शादी है, आप मैरिड होते हो पर्सन ऑफ इंडिया के साथ, यानी कोई इंडियन सिटीज़न है उसके साथ कोई फॉरेन आके मैरी होता है, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, मैरी हो गया, अब 7 साल तक इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराने के 7 साल तक इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा, और फिर उसको थ्रू रजिस्ट्रेशन उसको सिटीजनशिप कन्फर करा दी जाएगी, है ना।
समझ में आया? कोई भी फॉरेनर से यहाँ पे आके इंडियन सिटीजन्स के साथ वो मैरी करता है, फिर 7 साल तक वो अगर यहाँ पे स्टे करता है तो उसको बाय रजिस्ट्रेशन हो गया सिटीजनशिप प्रोवाइड करा दी जाएगी। समझ में आ रहा है? साथ ही साथ क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया, हु इज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया इन एनी कंट्री और द प्लेस आउटसाइड द अनडिवाइडेड इंडिया हो गया, उनको भी कन्फर्म प्रोवाइड कराई जा सकती है। पर मोर और लेस जो है ना, एक ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा है रजिस्ट्रेशंस के लिए कि भाई आपने मैरी किया, आप फॉरेन सिटीज़न हो, इंडियन सिटीज़न के साथ आपने मैरी किया और 7 साल तक आप रिजाइड रही इंडियन टेरिटरीज़ के अंदर, तो आप थ्रू रजिस्ट्रेशन हो गया इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सोनिया गांधी का यही हुआ, उनके पेरेंट्स थे वो इटालियंस थे, वो खुद इटालियन थी, पर राजीव गांधी के साथ उनकी मैरी हुई है ना, उन्होंने शादी की। अब फॉरेनर सारा इंडियन सिटीजन के साथ शादी हो रही है, अब 7 ईयर्स तक यहाँ पे स्टे लेके उन्होंने थ्रू रजिस्ट्रेशन क्या किया, सिटीजनशिप एक्वायर की। तो ये 3 वे। 4th वे की बात करते हैं बाय नेचुरलाइजेशंस। अब बाय नेचुरलाइजेशंस के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको सबसे पहले कुछ क्राइटेरिया दिए जाते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया है इसके अंदर एक्वायर करने के लिए बाय नेचुरलाइजेशन। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एप्लीकेशन पे क्या कर सकती है, ग्रांट कर सकती है सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन हो गया, कुछ क्राइटेरिया अगर फॉलो किए जाते हैं तो। सबसे पहला क्या आता है कि भाई आप इंडिया के अंदर स्टे करते हो कंटिन्यू, कितने 14 ईयर्स के अंदर, यानी 14 ईयर्स तक कंटिन्यू आप इंडिया के अंदर स्टे करते हो, डन। और ये 14 ईयर्स के अंदर 12 ईयर्स ऐसे होंगे जो कि क्यूमुलेटिवली आप स्टे कर रहे हो, यानी 14 ईयर्स तक आपको स्टे करना है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर से 12 ईयर ऐसे होने चाहिए एट द एंड। अगर अब इसका मतलब ये नहीं कि बीच में आप जा नहीं सकते हो, अपनी कंट्री के अंदर जा सकते हो, पर अगर लास्ट में एट द एंड ऑफ 14 ईयर्स अगर क्यूमुलेटिवली उसको ऐड किया जाएगा तो एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 12 ईयर्स होने चाहिए, तो आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। दूसरा, आप वेल वर्स हो किसी भी एक इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर, जो 8th शेड्यूल के अंदर कितनी है 22 लैंग्वेज देखने को मिलती है, उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज है उसके अंदर आप वेल वर्स हो, है ना, तो भी आपको क्या है, इंडिया की सिटीजनशिप दी जा सकती है थ्रू नेचुरलाइजेशन, डन। और दूसरा क्या है कि आपने कोई ऐसी डिस्टिंग्विश सर्विसेज की है, यानी आपका कोई कंट्रीब्यूशन है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, वो इमेंस कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, कोई सोशल इश्यूज़ के लिए, है ना, कोई सोशल वेलफेयर के लिए, कोई एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए आपको रिकॉग्नाइज़ किया गया ऑलरेडी, है ना, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्नाइज़ किया गया, यानी कि आप एसेट हो इन शॉर्ट, है ना, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है आपका, तो उस केस के अंदर भी आपको नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप दी जा सकती है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। क्या समझ में आया? तो ये चौथा मैटर है, यानी कि चौथा क्राइटेरिया है देने का। जैसे कि मदर टेरेसा की बात करें, मैंने अदनान सामी की बात करें, तो उन्होंने सिटीजनशिप जो है ना कहीं नेचुरलाइजेशंस के ही थ्रू ली थी, है ना। तो ये सारे 3-4 क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं अपने को नेचुरलाइजेशन। पहला क्या है, वेल वर्स होने चाहिए किसी भी एक इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर, जो कि 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन है। दूसरा, 14 साल तक कंटिन्यू यहाँ पे रहना है, और जिसके अंदर से 12 साल क्यूमुलेटिवली आपको यहाँ पे स्टे होना चाहिए। दूसरा, कोई डिस्टिंग्विश सर्विसेज की आपने, तो उसके लिए भी क्या किया जा सकता है, आपको सिटीजनशिप हो गया गवर्नमेंट के द्वारा दी जा सकती है, डन। ओके, अब 5th मेथड की बात करते हैं। और साथ ही साथ क्या है, अगर आपको देखो एक चीज़ और याद रखनी है कि आपने अगर नेचुरलाइजेशन के थ्रू अगर सिटीजनशिप ली है, तो जैसे ही आपको सिटीजनशिप कन्फर कराई जाएगी तो आपको ओथ लेनी होगी टू द एलिजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि आप जो है ना फेथ रखते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, क्योंकि नेचुरलाइजेशन के थ्रू लिया आपने, तो आपको ये कन्फर करना पड़ेगा, ओथ लेनी पड़ेगी कि यू आर बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ओथ भी लेनी पड़ेगी। फिर लास्ट आता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन टेरिटरीज़। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है अपने, इसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि अगर फ्यूचर में इंडिया जो है वो कोई और टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है, तो क्या होगा, उनके जो सिटीजन्स हैं, उनके सिटीजन्स के अंदर उनको ऑटोमेटिकली नहीं मिल जाएगी सिटीजनशिप। याद रखना, MHA जो है वो स्पेसिफाई करेगा कि ये क्राइटेरिया है, इसके बेस पे किसको सिटीजनशिप देनी है, किसको नहीं देनी है। वो तो हमने इनकॉर्पोरेट कर ली कोई भी टेरिटरी, हमने देखा था आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल 2 कल ही देखा था पार्ट 1 के अंदर, है ना। आर्टिकल 2 में क्या था कि आपने कोई भी सिटीजनशिप ले ली, यानी कोई भी टेरिटरी जो है ना बाहर से इंडिया ने एक्वायर कर ली है, तो MHA स्पेसिफाई करेगा कि उसके सिटीज़न जो हैं वो कौन कौन सिटीज़न होंगे जो इंडिया का पार्ट बनेंगे और कौन होंगे जो नहीं बनेंगे। ऑटोमेटिकली नहीं बन जाते। कल क्वेश्चन आता है, कल को उठ के क्वेश्चन आता है कि इफ़ द इंडिया हैज़ एक्वायर्ड द फॉरेन टेरिटरी देन द सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री विल ऑटोमेटिकली बिकम द सिटीज़न ऑफ इंडिया। रॉन्ग स्टेटमेंट। MHA नोटिफाई करेगा, स्पेसिफाई करेगा कंडीशन, उसके हिसाब से सिटीजनशिप दी जाएगी।
डन। तो ये देखने को मिलते हैं हमें 5 क्राइटेरिया जिसके बेस पे क्या होता है, हमें सिटीज़नशिप एक्वायर की जा सकती है इंडिया की। डन। अब साथ ही साथ देखते हैं हम वेज टू लॉस द सिटीज़नशिप। अब सिटीज़नशिप लॉस कैसे करना है, तो इसके भी जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट है 1955 इसके अंदर क्राइटेरिया दिए गए, है ना, कैसे लॉस किया। तो 3 क्राइटेरिया दिए गए, बाय रिनंशिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डेप्रीवेशंस, है ना। बाय रिनंशिएशन का मतलब क्या होता है, बाय रिनंशिएशन का मतलब होता है एक वॉलंटरी डिक्लेरेशन। आपने क्या किया है, फॉरेन सिटीजनशिप ले लिया और आपने वॉलंटरी बोल दिया कि मैं इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ना चाहता हूँ, तो आप बाय रिनंशिएशन क्या होंगे, वॉलंटरी एक्ट के थ्रू आपकी सिटीजनशिप जो है ना वो ले ली जाएगी, आप खुद ही छोड़ देंगे। और साथ ही जैसे ही आप रिनाउंस करेंगे सिटीजनशिप, तो आपका कोई भी माइनर चाइल्ड होगा, यानी कि 18 ईयर से नीचे का चाइल्ड होगा, तो उसकी भी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। बट जैसे ही वो क्या होता है, एडल्ट होता है, 18 ईयर्स का होता है, तो उसके पास चांस रहता है, मौका रहता है कि वो अप्लाई कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। डन। और रिज्यूम कर सकता है उसकी सिटीजनशिप। तो बाय रिनाउंसिएशन, वॉलंटरी एक्ट है, खुद ही रिनाउंस कर देना सिटीजनशिप को। सेकंड आता है बाय टर्मिनेशन। बाय टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हम बोल सकते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ भी बोल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कुछ कि सिटीज़न जो है ना वो ठीक नहीं है, यानी वो देश की सिक्योरिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए सही नहीं है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, आपके सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकती है। गवर्नमेंट को ऐसा पता चलता है हमने सिटीजनशिप ले ली है दूसरी कंट्री की, तो भी आपकी जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है ना। आपने एक्वायर कर ली, फ्रॉड ली सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, तो आपकी यहाँ की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये दूसरा तरीका है लॉस करने का सिटीजनशिप का, बाय टर्मिनेशन। बाय डेप्रीवेशंस की बात करें, डेप्रीवेशन में क्या आता है, एक टाइप का कंपलसरी टर्मिनेशन होता है ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों करेगी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों टर्मिनेट करेगी, तो रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। एक तो आपने सिटीजनशिप है फ्रॉड के थ्रू ली, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट फ्रॉडली बनवा लिए और उसका यूज़ करके आपने सिटीजनशिप ले ली, तो भी आपकी टर्मिनेट की जाएगी कंपलसरी बाय डिप्रीवेशन मेथड के थ्रू, है ना। डिसलॉयल्टी दिखा रहे हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत की ओर, तो भी आपकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी। साथ ही साथ आप सिटीजन जो है ना वो अनलॉफुल ट्रेड कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं ऐसा, है ना, ड्यूरिंग वॉर हो गया, आप एनिमी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भी आपकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी, है ना। साथ ही साथ हो गया, आप 7 ईयर्स तक कंटिन्यूसली आउटसाइड ऑफ इंडिया रहे हैं आप, तो भी आपकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, ये लोग पढ़ाई और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रह सकते हैं आउटसाइड कंटिन्यू। बाकी दूसरे लोग हैं जो वॉलंटरी रह रहे हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया कंटिन्यूसली 7 ईयर्स तक, तो आपकी सिटीजनशिप डिप्राइव कर दी जाएगी। और दूसरा क्या है कि आपने सिटीजनशिप ली बराबर, और 5 साल के अंदर अंदर ही आपको जेल हो गई, वो भी 2 साल या उससे ज़्यादा साल की, तो भी आपको क्या किया जाएगा, सिटीजनशिप आपकी ले ली जाएगी। कि आपको अभी सिटीजनशिप लिए हुई 5 साल हुए, पर 5 साल के अंदर 2 साल या उससे ज़्यादा, तो आपको जेल टर्म हो गई। इसका मतलब आप क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपकी जो मैं बोल सकता हूँ कैरेक्टर है वो ठीक नहीं है ना। आप इंडियन स्टेट जो है उनके लिए क्या हो, बेनिफिशियल नहीं हो कहीं ना कहीं, तो क्या होगा, आपकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी। डन। तो ये सारे तरीके हमें देखने को मिलते हैं जो कि सिटीजनशिप एक्ट के अंदर दिए गए कि देयर आर 5 वेज टू एक्वायर द सिटीजनशिप एंड देयर आर 3 वेज टू लॉस द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। डन, आइडिया आया। तो हम इस लेक्चर को आज यहीं तक रखेंगे, थोड़े से कुछ सब टॉपिक्स बाकी है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। डन, क्योंकि वीडियो फिर लॉन्ग होने के बाद क्या होता है, लोगों को पसंद नहीं आता है ना। ठीक है, तो बस आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आज के इस वीडियो में क्या देखा हमने, सिटीजनशिप चैप्टर की शुरुआत की हमने, सिटीजनशिप होती क्या है, एलियंस क्या होते हैं, सिटीजन्स क्या होते हैं, साथ ही साथ कौन से जो राइट्स स्पेसिफिकली सिटीजन्स को दिए गए हैं 15, 16, 19, 29, 30, साथ ही साथ कौन से राइट्स तो दिए गए, कौन कौन सी ऑफिस से होगा सिर्फ सिटीज़न ऑफ इंडिया ही होल्ड कर सकते हैं। साथ ही में हमने प्रोविज़न देखे 5 to 11। डन। फिर हमने देखा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो पार्लियामेंट 1955 के अंदर लेके आई थी, उसके अंदर हमने एक्वाजिशंस के 5 तरीके देखे और 3 तरीके लॉस ऑफ सिटीजन्स करने के देखे। डन। तो ये था आज का लेक्चर। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।